हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में शेर शाह सूरी का इतिहास एवं सूर्यवंश का इतिहास, इनका अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के पूर्व हमने बाबर एवं हुमायूं के इतिहास को पढ़ चुका है और हुमायूं के इतिहास में हमने ये देखा था कि उसका जो शासनकाल था 1530 से 1540 ईस्वी तक एवं 1555 से 1556 ईस्वी तक, अर्थात 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक का जो मध्य का काल है, ये विराम काल था मुग़ल सल्तनत का। और इस काल में शेर शाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की थी, अर्थात ये जो 15 वर्ष का मध्य का समय है, ये सूर्यवंश का शासन यहाँ पर था। इसके संबंध में हम आज इस वीडियो में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखें हम शेर शाह सूरी का प्रारंभिक परिचय। शेर शाह सूरी का मूल नाम अगर हम देखें तो फरीद खां था। अन्य नाम की अगर हम बात करें तो शेर खां या शेर शाह सूरी, ये उसके अन्य नाम थे। पिता का नाम हसन खां सूरी, दादा का नाम इब्राहिम सूरी। शेर शाह सूरी की पत्नियों की अगर हम बात करें तो इसकी 4 पत्नियां थी: मलिका बीबी, गौहर गोसाई, दूदू बेगम एवं लाड मलिका। संतान की अगर हम बात करें तो आदिल इसका बड़ा पुत्र था और जलाल छोटा पुत्र था। आदिल जो था उसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किंतु जलाल अन्य अमीरों की सहायता से जलाल ने सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म के संबंध में शेर शाह सूरी के विवाद है। परमात्मा शरण के अनुसार 1472 ईस्वी में इनका जन्म माना गया है, जबकि कानून गो के अनुसार 1486 ईस्वी में। जन्म स्थान के संबंध में बजवाड़ा जिला होशियारपुर माना जाता है। इनकी मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर के जब युद्ध हो रहा था, जो बुंदेलखंड में है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। मकबरा की बात करें तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। इनके प्रमुख कारणों में देखें तो रोड निर्माण, विशाल ग्रांड ट्रंक रोड जो है उसका निर्माण कार्य इन्होंने करवाया। और रुपया, इन्होंने रुपये के चलन को आरंभ किया था और यही रुपये का चलन आज भारत की प्रमुख मुद्रा के रूप में हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे फरीद खां, शेर खां या शेर शाह सूरी का इतिहास। अब शुरुआत से देखें। फरीद खां के पिता हसन खां एक सासाराम के जमींदार थे। हसन खां की 4 पत्नियां थीं तथा इनके 8 पुत्र थे, किंतु वह अपनी सबसे छोटी बेगम से बहुत प्यार करता था। इस कारण अपनी अन्य बेगमों के बच्चों को वह ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और जैसा उनकी सबसे छोटी बेगम कहती थी वैसा ही वो करता था। 1594 ईस्वी में इसी बात से अपने पिता से नाराज़ होकर फरीद खां जौनपुर चला गया और वहाँ उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपने पिता के कार्य में सहयोग करने के लिए वापस वो आ गए और अपने पिता के जमींदारी के कार्य में सहयोग प्रदान करने लगे। 1520 ईस्वी में इनके पिता हसन की मृत्यु हो गई। तब यह वहाँ पर जमींदारी का काम संभालने लगे, किंतु जमींदारी के काम इनके संभालने पर पारिवारिक विवाद हुआ और इस पारिवारिक विवाद के कारण वह सब छोड़कर दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी, जो एक प्रमुख सूबेदार थे, के यहाँ नौकरी करने के लिए चले गए। बहार खां लोहानी ने फरीद खां को अपने बेटे जलाल का संरक्षक नियुक्त कर लिया था। बहार खां लोहानी के साथ एक बार जब ये शिकार पे जाते हैं तो उस समय फरीद खां ने अकेले ही तलवार से एक शेर का शिकार कर दिया था।
इससे प्रभावित होकर बहार खान लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी, अर्थात फरीद खां अब शेर खां के नाम से भी जाने जाने लगे। बाद में बहार खान लोहानी ने मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक या सुल्तान भी घोषित कर लिया, अर्थात बहार खान लोहानी भी अब मोहम्मद शाह के नाम से सुल्तान बन गए थे। लोहानी सरदारों का षड्यंत्र के कारण फरीद खां उर्फ शेर खां को बिहार छोड़ना पड़ा, अर्थात जो लोहानी सरदार थे उन्होंने फरीद खां के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचे और इस षड्यंत्र के कारण उनको मजबूर होकर बिहार छोड़ना पड़ा। बाद में फरीद खां बाबर की सेना में भर्ती हो जाते हैं और वहाँ पर अपनी योग्यता के बल पर वो उच्च पद पर पहुँचते हैं। फरीद खां लगभग 15 माह मुग़ल सेना में रहकर मुग़लों की रणनीति, सैनिक संगठन, सैनिक चालें, तोपखानों का प्रयोग, उनकी कमजोरी क्या है, उनकी शक्ति क्या है, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं एवं चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ते भी हैं। किंतु चंदेरी युद्ध के बाद फरीद खां को पता लगता है कि जो ये बाबर हैं ये बाहरी व्यक्ति है और इनका देश में रहना ठीक नहीं है, और यही कारण है कि वो उस वक्त कहते हैं कि यदि अल्लाह मेरी सहायता करे एवं भाग्य मेरा साथ दे तो मैं मुग़लों को आसानी से भारत से बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि मुग़लों के साथ युद्ध लड़कर उनको मालूम था कि उनकी शक्ति कहाँ है और उनकी कमजोरी क्या है। आगे बाबर को फरीद खां शेर खां के संबंध में संदेह होता है। फरीद खां जो शेर खां भी रहता है उनके संबंध में संदेह होता है और वह अपने पुत्र हुमायूं को उससे सतर्क रहने की सलाह देता है, क्योंकि बाबर समझ जाता है कि इसके तेवर देखकर, फरीद खां के तेवर देखकर कि ये आने वाले समय में सुल्तान बनने की इच्छा रखता है। किंतु हुमायूं उनकी इन बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। शेर शाह 1528 ईस्वी में मुग़लों की नौकरी छोड़कर पुनः बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह, वही बहार खान लोहानी इनके जो पुराने थे जिनके यहाँ ये पहले काम छोड़कर आया था, उनके पास पुणे वापस चला जाता है। मोहम्मद शाह जो बहार खान लोहानी थे उनका बड़े गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और फरीद खां को अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल का संरक्षक नियुक्त कर लेते हैं। कालांतर में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद शाह का अल्पवयस्क पुत्र जलाल, जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष रहती है, उसे सत्ता की बागडोर सौंपी जाती है। अतः संरक्षक बनकर वास्तविक शासन फरीद खां और शेर खां के हाथ में आ जाता है। और इसी समय जो शेर खां रहता है मोहम्मद शाह की विधवा जो दूदू बेगम रहती है उसके साथ शादी कर लेता है। यहाँ दूर दूर लिखा है, एक्चुअल में वो दूदू बेगम है, दूदू बेगम के साथ शादी कर लेता है। वहीं शेर खां से नाराज़ होकर जलाल कुछ अफगान सरदारों के साथ बंगाल चला जाता है। इस तरह शेर शाह अब पूर्ण रूप से बिहार का शासक बन जाता है और बिहार का शासक बनने के पश्चात फिर वो अपने साम्राज्य विस्तार की सोचता है। सबसे पहले अपन ये देख लें कि बंगाल का शासक बनने के पश्चात कौन कौन सी उन्होंने युद्ध लड़े और उसमें क्या परिणाम हुए। सबसे पहले बंगाल विजय 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत खान को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण करते हैं और बंगाल विजय कर लेते हैं। इसके बाद चुनार का किला 1530 ईस्वी में चुनार के किले में ताज खां की एक जो विधवा रहती है लाड मल्लिका का शासन रहता है। उस लाड मल्लिका से निकाह कर चुनार के किले पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं। चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी में। अब जब चुनार का किला शेरशाह के कब्जे में आ जाता है तो इसी समय हुमायूं वहाँ पर आक्रमण कर
करता है और किला जब बंद रहता है तो किले को चारों तरफ से 4 माह तक घेरे रखता है, पर वह उसे जीत नहीं पाता है। बाद में शेर खां हुमायूं से संधि कर लेता है। चुनार का द्वितीय अभियान 1537 ईस्वी में, लगभग 5 वर्ष बाद शेरशाह 1537 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण करता है। बंगाल का शासक गैसुद्दीन मोहम्मद शाह ने हुमायूं से सहायता मांगी, पर हुमायूं ने सहायता नहीं की। हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण कर दिया और 6 माह तक के उसे घेरे रहा। बाद में चुनार का किला जीत लिया और आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अपना अधिकार कर लिया। अर्थात चुनार का किला जो अब तक के शेर खां के हाथ में था, अब है वहाँ पर हुमायूं का शासन हो जाता और बंगाल पर भी। इसके बाद चौसा का युद्ध। बंगाल से युद्ध लड़ने के पश्चात शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा में युद्ध लड़ा जाता है। अर्थात जब हुमायूं बंगाल से वापस आते रहते हैं तो चौसा के क्षेत्र में हुमायूं के साथ इनका युद्ध होता है और इस क्षेत्र से हुमायूं परिचित नहीं रहता, ना ही उनकी सेना परिचित रहती है और यहाँ पर गंगा एवं कर्मनाशा नदी रहती है। अचानक हुए हमले में हुमायूं के अनेक सैनिक जान बचाने के लिए गंगा एवं कर्मनाशा नदी में कूद पड़ते हैं एवं डूबकर मर जाते हैं। हुमायूं भी अपनी जान बचाकर नदी में कूद जाता है और वह नदी में डूबने लगता है, लेकिन एक निजाम नाम का एक भिश्ती था, उन्हें उसे डूबने से बचाया। इस तरह हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां इस युद्ध में विजयी हो गया। इस तरह शेर खां युद्ध जीतकर शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करता है और अब वह शेर खां से शेरशाह सूरी कहलाने लगता है। अर्थात यहाँ से उसका तीसरा नाम पड़ता था शेरशाह सूरी। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। चौसा में तो हुमायूं को हरा देता है, लेकिन अभी भी मतलब दिल्ली में शासन हुमायूं का ही रहता है। यह युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच में लड़ा जाता है। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, इसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित होता है और उसे भारत छोड़कर सिंध भाग जाना पड़ता है। इस युद्ध के बाद आगरा एवं दिल्ली में शेरशाह सूरी अपना अधिकार कर लेता है और हुमायूं को हराने के बाद उसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। इस तरह सूरवंश की स्थापना हो जाती है एवं मुगल काल के इतिहास में विराम लग जाता है। अर्थात मुगल काल का साम्राज्य है उसमें एक विराम लग जाता है। शेरशाह सूरी का साम्राज्य विस्तार एवं विद्रोह का दमन। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी जब सत्ता पर काबिज हो जाता है तो उसके सामने अनेक अनेक समस्या आती है। इस समय बंगाल के गवर्नर खिज्र खां ने विद्रोह कर दिया। शेरशाह सूरी ने विद्रोह का दमन कर दिया और विद्रोह का दमन करने के पश्चात बाद में पुनः ये विद्रोह ना कर पाए, इस कारण उन्होंने बंगाल को 19 भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाग में सिकदारान की नियुक्ति की जो सीधे ही राजा के नियंत्रण में थे। अर्थात एक भाग में एक सिकदारान की नियुक्ति कर देता है। छोटे छोटे टुकड़े होने से बड़ा विद्रोह हो नहीं पाता और इस तरह वह विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है। उसके बाद 1542 ईस्वी में मालवा विजय। मालवा में मल्लू खान जो कादिर शाह के नाम से शासन करता है, वह अपनी राजधानी उज्जैनी में शेरशाह का स्वागत करता है और मालवा राज्य शेरशाह को सौंप देता है। इस तरह मालवा पर शेरशाह सूरी का शासन स्थापित हो जाता है। इसके बाद रायसीना विजय 1543 ईस्वी में। यहाँ के राजा पूरणमल चौहान थे। शेरशाह ने रायसीना के किले को घेर लिया, किंतु वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। अतः पूरणमल चौहान को कुरान पर हाथ रखकर आक्रमण न करने की शपथ देते हैं और
उसे संधि के लिए बाहर, किले से बाहर बुलवाते हैं। रात में जब पूरणमल अपने पंडाल में आराम कर रहे होते हैं तो अचानक शेरशाह सूरी जो रहते हैं उन पर आक्रमण कर देते हैं और इस तरह से वो रायसीना पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। किंतु यह विजय उनके जीवन की सबसे बड़ी कलंक बन जाती है कि जब उन्होंने कुरान की शपथ को भी झूठा कर दिया था। मारवाड़ विजय, यहाँ से के शासक मालदेव थे। शेरशाह यहाँ पर आक्रमण करता है पर यहाँ के राजपूत बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं एवं एक समय तो स्थिति यह भी आती है कि वह हारने लगता है, किंतु अंततः विजय शेरशाह को ही मिलती है। तब वह कहता है कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान को प्राय खो ही चुका था, अर्थात वह हारते हारते जीतता है। और वो कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे अर्थात थोड़े से ज़मीन के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान को अब खो रहा था। इसके पश्चात 1544 ईस्वी में कालिंजर विजय और यहाँ शेरशाह की मृत्यु होती। यहाँ के शासक कीर्ति सिंह थे। कालिंजर का घेरा 7 माह तक रहा। कालिंजर का जो किला था उसे 7 माह तक घेरे रहे, अर्थात 1544 से उनका जो युद्ध आरंभ हुआ था वो 1545 तक के जारी रहा, किंतु किले को वो जीत नहीं पाए थे। अंततः 1545 में किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ाने की आज्ञा शेरशाह सूरी देता है, किंतु एक गोला बिना फटे दीवार से टकराकर उसकी युद्ध सामग्री में आकर गिर जाता और फट जाता है और उसी के पास शेरशाह सूरी भी रहता है। विस्फोट में शेरशाह जख्मी हो जाता है। किले की दीवार टूट जाती है और शेरशाह को विजय तो मिल जाती है, किंतु जख्मी शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और शेरशाह ने अपने जो उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र आदिल खां को बनाया था, किंतु मृत्यु के 3 दिन बाद 25 मई 1545 को अफगान सरदारों के सहयोग से छोटा बेटा जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है, जो 1545 से 1553 ईस्वी तक के शासन करता है। तो ये था। अब शेरशाह की एक मकबरा बना था, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में, ये उसका चित्र है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके पश्चात अब आगे देखिए हम 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात उसका अवयस्क पुत्र फिरोज राजगद्दी पर बैठता है, किंतु उसकी राजगद्दी के संभालते ही 3 दिन बाद ही उसके मामा और कहीं कहीं उसका चाचा लिखा गया है मुबारिज खां उसे मरवा देता है एवं स्वयं आदिल शाह की उपाधि धारण कर शासन पर बैठ जाता है। सूरवंश का विभाजन 1555 ईस्वी में सूर साम्राज्य 3 भागों में विभक्त हो जाता है। शासन का एक दावेदार इब्राहिम कसूर आक्रमण कर आदिल शाह को पराजित कर देता है और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लेता है। आदिल शाह चुनार को अपनी राजधानी बना देता है। इब्राहिम कसूर खां केवल कुछ ही दिन शासन करता है कि पंजाब के सूबेदार अहमद खान पर आक्रमण कर दिल्ली एवं आगरा पर कब्जा कर सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर स्वयं सत्ता पर काबिज हो जाता है। इस तरह सूरवंश का अंत देखें। हुमायूं को जब ये पता चलता है कि भारत में सूरवंश अत्यंत कमज़ोर स्थिति में है, तो वह 1555 ईस्वी में सिकंदर शाह पर आक्रमण करता है और उसे पराजित कर देता है और लगभग 15 वर्ष बाद पुनः मुगल साम्राज्य को स्थापित कर देता है। इस तरह सूरवंश का अंत हो जाता है और पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। आगे अब हम देखें शेरशाह सूरी के जो प्रमुख कार्य हुए थे। सबसे पहले भूराज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने गज सिकंदरी के माध्यम से भूमि का माप करवाया एवं कृषि और भूमि को 3 श्रेणी में विभाजित किया, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि एवं निम्न श्रेणी की भूमि, और उसी के अनुसार उन पर वह कर वसूलता था। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क आजम जिसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से हम जानते हैं, इसे बंगाल के सोनार गांव से लेकर
पंजाब के अटक तक लगभग 1500 मील की ये सड़क शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई। इसके अलावा आगरा से बुरहानपुर सड़क, आगरा से चित्तौड़ तक सड़क और लाहौर से मुल्तान तक सड़क। आगरा से ज़्यादा सड़कें इसलिए क्योंकि आगरा उसका प्रमुख केंद्र था। शेरशाह सूरी के द्वारा जो सिक्के चलाए गए उन सिक्कों में फारसी भाषा में एवं देवनागरी भाषा में लेख लिखे गए हैं। शेरशाह सूरी द्वारा रुपये का चलन किया गया। रुपया एक चांदी का सिक्का था और रुपये का चलन सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के समय से ही किया गया, जो वर्तमान में भी अभी चल रहा है। दूसरा अशरफ यह सोने का सिक्का था और तीसरा था दाम, यह तांबे का सिक्का था। इस तरह शेरशाह सूरी के संबंध में और सूर्यवंश के संबंध में ये वीडियो आपको कैसा लगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।